बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और चैप्टर का नाम है डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री। डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री में हम थ्योरम्स पढ़ेंगे। थ्योरम्स क्या हैं, पोस्टुलेट किसे कहते हैं, एक्सियम क्या होता है, या अनडिफाइंड टर्म्स क्या हैं, या ज्योमेट्री की जितनी भी बेसिक डेफिनेशंस आप देखना चाहते हैं उसके लिए आप चैप्टर 11 की वीडियो देख लें। आप चैप्टर 12 कभी भी चैप्टर 11 की वीडियो के बगैर स्टार्ट मत कीजिए अगर आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं। तो चैप्टर 11 की वीडियो के बाद अब हम आपके लिए डेमोस्ट्रेटिव ज्योमेट्री का चैप्टर लेकर आए हैं जिसमें हम थ्योरम्स या प्रोपोजिशंस को डिस्कस करेंगे। मैं थ्योरम का कभी भी नाम मेंशन नहीं करूंगा, जैसे बुक के हिसाब से लिखा हुआ होता है थ्योरम 1, थ्योरम 2, थ्योरम 3। मैं कभी भी ये नंबर आपके सामने बोर्ड पे नहीं लिखूंगा। इसका रीज़न है क्योंकि पेपर में आपको कभी भी थ्योरम नंबर के हिसाब से नहीं, स्टेटमेंट के हिसाब से रिकग्नाइज़ करना पड़ता है। तो आप रिकग्निशन को सही करने के लिए शुरू से ही थ्योरम नंबर को कंसिडर नहीं करेंगे और सिर्फ स्टेटमेंट को कंसिडर करेंगे। Therefore, I have written the statement in front of you and with the help of this statement you are going to identify this theorem. जब भी आप किसी भी स्टेटमेंट को लेते हैं तो आप उसे डिफ़ाइन करने के लिए देखेंगे कि हमें इसमें क्या गिवन है। समझने के लिए गिवन स्टेटमेंट को अलग करें और अगर आप ये देखते हैं कि हमें प्रूफ क्या करना है तो उसे सेपरेट करेंगे। अब हम देखेंगे स्टेटमेंट लिखा हुआ है इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट एंड अ कॉमा इज गिवन आफ्टर दिस स्टेटमेंट। अगर हम कहें इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, अगर दो लाइन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये आपको गिवन है, ये बात आपको बताई गई है। कॉमा से पहले मोस्ट प्रोबेबली आपको जो दिया जाएगा क्लॉज दिया जाएगा, इफ़ क्लॉज कहते हैं इसको, ये आपको हमेशा गिवन के बारे में बता रहा होगा, जबकि इसके बाद वाला जो क्लॉज है वो आपको बताएगा कि आपने क्या प्रूफ करना है। तो आपको बताया गया है कि इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट, कि दो लाइन्स हैं और वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। फिर क्या बताया, द वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रेंट। ओपोजिट एंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रेंट होंगे। अब ओपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, अगर आपने ऑपोजिट एंगल्स की या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की आपने डेफिनेशन को अच्छे तरीके से देखा तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये कौन से एंगल होते हैं। जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनसे चार एंगल बनते हैं। उन बनने वाले चार एंगल में ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो आपस में बराबर हैं। जैसे आपके सामने मैं बना रहा हूँ, ये एंगल आपस में बराबर हैं और ये एंगल्स आपस में बराबर हैं। यहाँ आपने ख्याल एक चीज़ का रखना है कि अगर आपको कहा गया है लाइंस तो फिर आपने लाइंस ही ड्रॉ करनी है। अगर आपको कहा जाए लाइन सेगमेंट, टू लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर, तो फिर आप यहाँ लाइंस नहीं लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, यानी दोनों तरफ एरो का साइन नहीं आएगा। इसी तरीके से अगर कहा जाए कि इफ़ टू रेज इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर आपको रेज के बारे में कहा है तो फिर आप एक साइड से स्टार्ट करेंगे और सेकंड साइड पे एरो का साइन बनाएंगे। रे के लिए दोनों तरफ एरो का साइन नहीं आएगा। लाइन सेगमेंट के लिए एरो का साइन कंप्लीटली हटा देंगे। रे के लिए सिर्फ सिंगल साइड पे एरो का साइन लगाएंगे और लाइन के लिए आप दोनों तरफ एरो का साइन लगाएंगे। You need to name it so as to understand it। किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका नाम होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ एंगल्स को नाम देंगे और एंगल्स को नाम देने के लिए हम लाइंस जो हमें दी जा रही हैं उनका नाम लिख लेंगे। पहले को हमने दो पॉइंट्स से मेंशन किया, इसे हमने लिखा ए बी, तो इस लाइन का नाम हो गया ए बी। दूसरी क्या है पी क्यू, तो इसका नाम हो गया लाइन पी क्यू। अब दो लाइंस आपस में जब आपको मिली तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। याद रखिएगा वर्ड बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में फ़र्क है। बाइसेक्ट का मतलब है बिल्कुल बराबर काटना, बाय कहते हैं टू को, तो जब टू इक्वल पार्ट्स में कट करेंगे एक दूसरे को तो तब बाइसेक्ट का वर्ड यूज़ करेंगे। ये इंटरसेक्ट करिए, बिल्कुल इक्वली एक दूसरे को कट नहीं कर रहे। अब हम कह रहे हैं कि जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करिए तो उससे चार एंगल बन रहे हैं। तो हमें जो गिवन था हम उसे कंसीडर करते हैं। इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट, ये गिवन है, बस अब आप इसी स्टेटमेंट को प्रॉपर लिख लेंगे। इफ़ टू लाइंस, लाइंस के नाम लिख दें ए बी एंड पी क्यू,
इंटरसेक्ट एट O या एट पॉइंट O भी कह सकते हैं। ये पॉइंट जहां ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें इसे O कहेंगे। मैंने हाईलाइट करने के लिए तमाम पॉइंट्स को कैपिटल लेटर से लिखा और ब्लू मार्कर से लिखा, और एंगल्स को हाईलाइट करने के लिए मैंने ब्लैक कर दिया, और जो लाइंस ड्रॉ की हैं वो ब्लू ड्रॉ की हैं। आप जब इसे ड्रॉ करेंगे बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स के साथ आपने पेपर में थ्योरम को अटेम्प्ट करना है, जैसे मैंने आपके सामने लिखा है। पहले आप स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट के बाद आप फिगर बनाएंगे, फिगर के बाद गिवन और टू प्रूव दैट, या यहाँ रिक्वायर्ड भी लिख सकते हैं और नीचे लिखेंगे टू प्रूव दैट। अब हम ये देख रहे हैं कि फिगर जब आप बनाएंगे तो आप इसे पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं या ब्लैक पॉइंटर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। अब हमने जब स्टेटमेंट कहाँ से लिखा, इसी स्टेटमेंट को और इस फिगर को सामने रखते हुए हमने गिवन लिख लिया। फिर हमें आगे देखना है द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कॉन्ग्रुएंट, के ऑपोजिट एंगल्स आपस में बराबर हैं। तो आप पहले एंगल्स का नाम देना सीख लें। एंगल का नाम कैसे दिया जाएगा? इफ आई टॉक अबाउट दिस एंगल, सो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंगल? POB। इस एंगल का नाम है POB। आप इसे BOP भी कह सकते हैं। इसी तरह इस एंगल को आप कहेंगे POA या आप AOP भी कह सकते हैं, और यहां एंगल को कहेंगे AOQ या QOA, और इस एंगल का नाम आप देंगे BOQ या QOB। ये चार एंगल बन रहे हैं, और इन एंगल्स में हमने ये बताना है कि प्रूफ करना है ये एंगल इसके बराबर है और ये एंगल इसके बराबर है। तो चलें इसे नाम दे देते हैं। इसका नाम है AOP। ये किसके बराबर होगा? QOB। तो आप देख लें कि AOP किसके बराबर है? QOB के बराबर है। इसी तरह आप इसको इसके बराबर प्रूफ करेंगे तो क्या लिखेंगे? POB किसके बराबर है? AOQ के बराबर है। तो हमने ये लिख लिया। अब जब हमने ये लिखा कि हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ मैं आपको एक बात रिमाइंड करवा देता हूँ। मैंने आपको चैप्टर 11 में भी बताई थी कि जब कभी भी आप एंगल का साइन बनाएंगे तो ख्याल रखेंगे कि एंगल के साइन को एक्यूरेटली बनाइएगा। एक साइन जो अक्सर आपको ऐसे नज़र आता है जिसे हम लेस देन का साइन कहते हैं, ये साइन आप एंगल के लिए हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप दोबारा ध्यान से देख लीजिए, एंगल के साइन में और लेस देन के साइन में फ़र्क है। ये साइन इक्वल नहीं बल्कि कॉन्ग्रुएंट का साइन है। अब हम समझ लेते हैं कि कॉन्ग्रुएंट और इक्वल में क्या फ़र्क है, या कॉन्ग्रुएंस और इक्वालिटी में डिफरेंस क्या है। हम देखते हैं कि जब कभी भी हम नंबर्स की बात करते हैं तो हम नंबर्स को कहते हैं कि नंबर्स आर इक्वल अगर वो सेम नंबर्स हैं, और जब हम शेप्स की बात करते हैं तो हम शेप्स अगर सेम शेप्स होती हैं तो हम उन्हें कहा जाता है दे आर कॉन्ग्रुएंट। हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि शेप्स आर सेम, शेप्स आर इक्वल, या हम कह नहीं सकते कि नंबर्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज़ किया जाएगा शेप्स के लिए, और इक्वल का वर्ड यूज़ किया जाएगा हमेशा नंबर्स के लिए। यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट का यूज़ करें एंगल्स के लिए, यानी ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल भी आप इसको कह सकते हैं। ये तकरीबन बराबर है, 99.99% ये आपस में बराबर हैं। इसके लिए भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जो हेल्प लेनी पड़ेगी वो फिगर की है। आपने जो फिगर बनाई उस फिगर को हमेशा अपने जहन में रखेंगे और उसके हिसाब से हम जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और स्टेटमेंट, फिगर, गिवन और टू प्रूव दैट के बाद अब हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स और रीजंस। और यहाँ पे जहाँ जहाँ एंगल का साइन आएगा आपने लेस देन के साइन को अवॉइड करना है और एंगल का साइन लगाना है। पहले स्टेटमेंट हमें क्या बताता है, अब हम देखते हैं कि स्टेटमेंट है AOP, ये एक एंगल है, दूसरा एंगल POB, यानी इन दोनों एंगल्स को अगर हम कंसीडर करें तो ये कितने डिग्री बनाते हैं? ये 180 डिग्री बनाते हैं। कैसे 180 डिग्री बनाते हैं? अभी इस फिगर को ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहाँ हाथ रख लेता हूँ तो आपको नज़र आता है कि AB एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, और AB एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जिस पे दो एंगल, ये और ये दो एंगल बन रहे हैं। हमने ये पढ़ा था कि अगर सम ऑफ टू एंगल्स इज़ 90 डिग्री और वो आपस में जॉइंट भी हों
तो हम उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। और अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल हैं और वो दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन का मतलब ही 180 डिग्री है, तो हम उसे कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये एंगल और ये एंगल एक स्ट्रेट लाइन ए बी पे मौजूद हैं, तो ये दोनों आपस में मिलके सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। तो एंगल ए ओ पी प्लस एंगल पी ओ बी दोनों मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं और हमारा स्टेटमेंट यही है। ये देखिएगा, एंगल ए ओ पी प्लस मेजरमेंट एंगल पी ओ बी इक्वल्स 180 डिग्री, और इसका रीजन क्या लिखा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स पोस्टुलेट। सिमिलरली अब हम दूसरे तरफ जाते हैं और हम लाइन देखेंगे पी क्यू को। पी क्यू एक लाइन है जिसमें एंगल ए ओ पी और दूसरा एंगल ए ओ क्यू मौजूद है, और ये दोनों आपस में मिलके, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये और ये एंगल आपस में मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। तो जब ये 180 डिग्री बना रहे हैं तो इसे भी हम सिमिलर कॉन्सेप्ट के साथ कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स पोस्टुलेट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट है और दूसरा स्टेटमेंट भी सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट है। द फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड द सेकंड इक्वेशन इज आल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। अब मैं अगर कहूं कि इनकी राइट हैंड साइड 180 और 180 है, यानी आपस में बराबर हैं, तो अल्टीमेटली इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये भी 180 है और ये भी 180 डिग्री है, तो अल्टीमेटली आपस में ये बराबर हो गए। तो मैं क्या लिखूंगा, मेजरमेंट एंगल ए ओ पी प्लस मेजरमेंट एंगल पी ओ बी इक्वल्स मेजरमेंट एंगल ए ओ पी प्लस मेजरमेंट एंगल ए ओ क्यू। ये पूरा स्टेटमेंट बन गया। और देयरफॉर का साइन इसीलिए लगाया क्योंकि इन दोनों से मिलके ये बना। जब ये दोनों 180 के बराबर थे और इनके राइट हैंड साइड 180 के बराबर थे, तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो गई। इसे कहा जाता है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन। हमने लिख लिया ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेशन, रीजन साथ साथ लिखते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि जब हम इस इक्वेशन को कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ हमें एंगल मेजरमेंट एंगल AOP और यहाँ भी मेजरमेंट एंगल AOP हमें नज़र आ रहा है। हमने क्या करना है, जब सिमिलरली हमारे पास दो चीज़ें इक्वेशन के दो साइड पे दी जाती हैं और वो दोनों सेम हो तो हम उन्हें कट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ +5 हो और यहाँ भी +5 हो तो हम कैंसिल कर सकते हैं, या +5 को इक्वेशन के इस तरफ लाएंगे तो -5 होके वो कैंसिल हो जाता है। तो हम अगर इसको इस एंगल को इस एंगल से कैंसिल कर सकते हैं तो बचेगा क्या, मेजरमेंट एंगल POB इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल AOQ। ये बच गया। हमने लिखा क्या, कैंसलिंग मेजरमेंट एंगल AOP बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने इस एंगल को कैंसिल कर दिया। आप देखें यहाँ साइन किस चीज़ का है, इस स्टेप से ये स्टेप बन रहा है, लिहाजा यहाँ भी देयरफॉर का साइन आएगा। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कहाँ किस स्टेप में देयरफॉर का साइन है, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा, ये आपके मार्क्स डिडक्शन का सबब बन सकता है। अब हमने देखा कि यहाँ AOP से कैंसिल हुआ और ये बचा, इस स्टेप से ये स्टेप बना, इसलिए इसे भी देयरफॉर हम कहेंगे। अब देखें यहाँ साइन किस चीज़ का है, इक्वल का साइन है, और हमें प्रूफ क्या करना था कि कॉन्ग्रेंट है। तो याद रखिएगा कि जब ये आपस में इक्वल है तो ये अल्टीमेटली कॉन्ग्रेंट भी हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि जो ज्योमेट्री के बिगिनिंग में जो लोग उसे समझ होते हैं या बिगनर्स होते हैं ज्योमेट्री के, वो इसे इंटरचेंजेबल टर्म्स भी कंसिडर कर रहे होते हैं, लेकिन आपने हमेशा जहन में रखना है कि कॉन्ग्रेंट जो है वो शेप्स के लिए यूज़ होता है और इक्वल जो है वो नंबर्स के लिए यूज़ होता है, लेकिन कॉन्ग्रेंट और इक्वल सेम के लिए यानी बराबर के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने कहा कि जब ये इक्वल है तो ये कॉन्ग्रेंट भी है, तो हमने इसी को लिख दिया, इसी स्टेटमेंट को और करके लिखा कि इफ़ दे आर इक्वल दे आर कॉन्ग्रेंट टू, इफ़ टू एंगल्स आर इक्वल दे आर कॉन्ग्रेंट। बात समझ आ गई। और हमने ये देखा कि ये हमारा रिक्वायर्ड 1 कंप्लीटली प्रूव हो गया।
रिक्वायर्ड 2 को प्रूव करने के लिए हमें इन तमाम स्टेप्स को स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5 को इसी तरीके से करना पड़ेगा और ये जो रिक्वायर्ड 2 है ये भी प्रूव हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, व्हेन सिमिलर स्टेप्स आर टू बी रिपीटेड वी डोंट रिपीट और राइट देम अगेन। हम क्या करेंगे, बस सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख लेंगे, सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट। इसका मतलब है कि ये जो 5 स्टेप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, हमें दोबारा से ये 5 स्टेप करने की ज़रूरत नहीं, बस हम एक स्टेटमेंट लिख के बता रहे हैं कि सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, कि जैसे हमने ऊपर प्रूव किया वैसे ही हम यहाँ भी प्रूव कर सकते हैं। और हमने लिख दिया कि AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू QOB। यही सेकेंड स्टेटमेंट जो हमने प्रूव करना था, इसे हमने लिख लिया। लिखने के बाद आखिर में हमने लिखा QED। अब ये हर थ्योरम में लिखा जाएगा। मैं आपको फर्स्ट थ्योरम में इसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूं। नेक्स्ट टाइम सेकंड थ्योरम से हम सिर्फ और सिर्फ QED लिखा करेंगे। QED का मतलब होता है कोड एरर डेमोस्ट्रेंडम। यह आपने लिखना नहीं है, यह आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए आप अपने पास लिख लीजिएगा ताकि आपको हमेशा याद है। अगर ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाए कि QED स्टैंड्स फॉर, तो आप उसका आंसर सेलेक्ट करेंगे। ऑप्शन आपको यकीनन दिया जाएगा, ऑप्शन होगा कोड एरर डेमोस्ट्रेंडम। इसका मतलब है ये ग्रीक वर्ड है और इसको अगर हम ट्रांसलेट करें इंग्लिश में, विच वॉज टू बी प्रूव्ड, यानी जो हमें प्रूव करना था। तो जो हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था, ये हमें प्रूव करना था, वो हम प्रूव कर चुके हैं, तो इसलिए हम इसके लिए लिखेंगे QED। आई होप आज आपको ये वीडियो भी अच्छे तरीके से समझ आई होगी। पहला थ्योरम हमने पढ़ा, डिटेल के साथ इसको डिस्कस किया। इसी तरीके से सीखते रहिए और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए और आने वाली वीडियोस का वेट कीजिए।